हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो प्लीज़ जा कर के पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से जो बातें हैं वो सब समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर इस चैनल पे न्यू है, पहली बार भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी का मॉडल और ग्लोब के बारे में, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मानचित्र एवं ग्लोब के बारे में कि मानचित्र और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है और इसका कैसे अध्ययन किया जाता है, इसको समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था महादेश और महासागर क्या होते हैं और कितने महादेश और कितने महासागर हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो हम लोग पर्टिकुलरली जो हमारा फोकस था वो अक्षांश रेखाओं के बारे में था और हम लोग अक्षांश रेखा को समझे थे कि अक्षांश रेखाएं जो है वो क्या होती है। अब हम बच्चों इस वीडियो में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? देशांतर रेखाओं के बारे में। कि हम लोग ये समझेंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती है और क्यों आवश्यकता पड़ी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम लोग पढ़ रहे थे एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, और उसी में हम लोग देखे थे कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में गुरुजी क्या करते हैं, बच्चों को ग्लोब देखना सिखाते हैं। तो उसी बात को, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जब गुरुजी क्लास में क्या कर रहे थे, ग्लोब हाथ में लिया और कहा, तो गुरुजी जो हैं वो बच्चों को अक्षांश रेखाओं के बारे में सिखाएं। अब देशांतर रेखाओं के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने हाथ में ग्लोब लेकर के कहते हैं कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। और नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में आप ऐसे से देख रहे हैं, क्या है? लाइन खींची हुई है। तो इस लाइन के बारे में गुरुजी बता रहे हैं बच्चों को कि ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं, यानी कि ये इस तरीके से ऊपर से लेकर के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और किसी भी स्थान पर सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो देशांतर रेखाएं जो है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? तो कहीं पे भी कौन किस जगह का क्या लोकेशन है, यानी कि किसी भी प्लेस का, दुनिया में किसी भी जगह का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए और साथ ही साथ समय का निर्धारण करने के लिए कौन आवश्यक होता है? देशांतर रेखा जरूरी होता है। कौन सा रेखा जरूरी होता है बच्चों? देशांतर रेखाएं जरूरी होती हैं। अब देखो क्या है कि गुरुजी ने खरबूजा, संतरा, घाघरा, नींबू को बारी बारी से बच्चों को दिखाया और कहा खरबूजा या एक छिला हुआ पूरा संतरा, घाघरा, नींबू को गौर से देखिए, आपको कई लंबवत रेखाएं नजर आएंगी और ठीक इसी तरह पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कल्पना कीजिए। तो उन्होंने घाघरा और नींबू और इन सभी चीज़ों को अगर आप अभी उनके छिलके उतार करके देखिएगा तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, एकदम हूबहू। ये तो लग रहा है कि एकदम क्या है, ये संतरा है। क्या है? संतरा है। संतरे भी ऐसे ऐसे उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो इस तरीके से बने हुए होते हैं, तो एकदम संतरे जैसा दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी वो वही दिखा कर बच्चों को क्या कर रहे थे? समझा रहे थे। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों की, पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है और एक वृत्त में लगभग 360 डिग्री होते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर 360 जो है वो देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों? 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्या कर रहा है कि इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जितनी भी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये जो देशांतर रेखाएं खींची गई है, इनमें 2 जो देशांतर रेखाएं हैं वो महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और कौन कौन से 2 देशांतर रेखाएं हैं? तो पहला है 0 डिग्री और दूसरा है 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, यानी कि एक 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा। अब ये 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि
ये तो बॉल को जिधर भी घुमाते जाइएगा सब के सब वैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक जो देशांतर रेखा है उसको 0 डिग्री मानते हैं। उसके बाद से आगे हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इधर भी यानी कि लेफ्ट में बढ़ेंगे तो पश्चिम होते चला जाएगा, और राइट साइड में अगर बढ़ते हैं तो पूरब होते चला जाएगा। और इस तरीके से दोनों आकर के 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इस तरीके से बच्चों जो दो देशांतर रेखा है, पहला 0 डिग्री वाला देशांतर और दूसरा 180 डिग्री वाला जो देशांतर है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जो 0 डिग्री वाला देशांतर है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान देशांतर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो जो प्रधान क्या बोलते हैं इसको, प्रधान देशांतर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा होता है, 0 डिग्री वाला। कौन सा होता है बच्चों, 0 डिग्री वाला। वहीं 180 डिग्री वाला जो देशांतर है, अब ये डिग्री डिग्री क्या समझ रहे हैं, जैसे कि एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे ना, मान लीजिए हम पृथ्वी पे ये क्या है, ऐसे ऐसे अगर 1-1 डिग्री पर खींचते चले जाएं तो कितने लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ होंगे, 360। क्यों, क्योंकि एक वृत्त के ऊपर अगर हम खींचते हैं तो वृत्त में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे 360 रेखाएं खींची गई हैं। तो सब के सब तो बराबर है, तो कोई ना कोई रेखा को तो 0 मानना पड़ेगा काउंट करने के लिए, काउंटिंग की शुरुआत करने के लिए। तो अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से गिनना शुरू करते तो इसको माने 1 2 ऐसे करते, तो पहला हम क्या मान लिए 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते काउंट करते चले गए। तो एक इधर अगर 1 डिग्री 2 डिग्री काउंट करते जा रहे हैं तो ये पश्चिम कहलाएगा, और इधर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे करते करते काउंट करें तो ये क्या कहलाएगा, पूरब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पूरब कहलाता है। तो इसमें 2 रेखाएं, ये आपको याद रखना है कि 0 डिग्री जो देशांतर होता है इसको प्रधान देशांतर कहा जाता है, और 180 डिग्री वाला जो देशांतर होता है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखो, अभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या काम होता है, क्योंकि इस लाइन को अगर आप क्रॉस कीजिएगा, मान लीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर इसको क्रॉस करके इधर आते हैं तो डेट क्या होता है, अब बदलने लगता है। ठीक है, डेट क्या होने लगता है, बदलने लगता है। और साथ ही साथ जो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका क्या काम होता है कि यहाँ से टाइम को क्या है, शुरुआत माना जाता है। यहाँ से क्या माना जाता है, टाइम की शुरुआत मानी जाती है, और इधर से जैसे जैसे बढ़ते हैं टाइम बढ़ते रहता है, प्लस में आता है। और इधर से टाइम अगर हम मतलब इधर वाला जो टाइम होता है वो माइनस में जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा आगे जब पढ़ेंगे तो क्या करा है कि गुरुजी ने बच्चों को देशांतर रेखाओं की विशेषताएं बताई। जैसे ये रेखा अर्धवृत्ताकार होती है और विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाते हैं, और जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। इनकी लंबाई समान होती है, इनकी संख्या 360 होती है, और विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है। तो क्या बात किया जा रहा है बच्चों कि ये जो देशांतर रेखा है इनके बीच की जो दूरी है, तो विषुवत रेखा, यहाँ पे आपको जो ये जो रेड वाला लाइन दिखा रहा है ये क्या है, विषुवत रेखा। तो दो देशांतरों के बीच में विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गैप होता है। वहीं अगर ध्रुव पे पहुँचते हैं, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव पे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, एकदम 0 हो जाता है, यानी कि वो जाकर के वहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखो क्या है कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होता है। गुरुजी ने बच्चों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा कि क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अतः विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों में भी समय अलग अलग होता है। देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, और इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि इस रेखा से पूरब की ओर आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। यानी कि मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा कौन है, 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री से मान लीजिए यहाँ पे कोई देश है, इस देश का निवासी अपने यहाँ से चलना है, मान लीजिए यहाँ पे 3 जनवरी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि इस जगह पे जो व्यक्ति आने वाला है, रहने वाला है, वो यहाँ से इस देश में आना चाहते हैं। यानी कि ये जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको क्रॉस करके इधर आता है, पूरब की तरफ आता है, तो यहाँ पे 2 जनवरी ही होगा। क्या होगा, यहाँ पे 2 जनवरी, एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर आता है 180 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा को क्रॉस करके, तो यहाँ पे तिथि जो है वो एक दिन कम हो जाता है। वही अगर पूरब से रहने वाला कोई व्यक्ति पश्चिम में जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करके, तो वो क्या हो जाता है, एक
जो दिन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डेट जो है वो एक दिन बढ़ जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करा है कि गुरुजी ने महेश के पिताजी गुरुजी ने कहा महेश के पिताजी ने अमृतसर से लाहौर के लिए जिस समय उड़ान भरी थी उस समय उनकी घड़ी में 12 बज रहे थे। आधे घंटे की उड़ान के बाद जब वो लाहौर पहुंचे तो वहाँ एयरपोर्ट की घड़ी भी 12 बज रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी से भी 12 बजे बजाया और काम पर चल दिए। महेश बोल पड़ा, मुझे समय का रहस्य समझ में आ गया। तभी तो मैंने एक होटल में कई घड़ियां एक साथ लगी देखी थी जिसमें अलग अलग समय हो रहा था, जिसके बारे में हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ा था। अब देखो क्या एक लड़की है रेहाना क्या बोलती है कि गुरुजी जब पृथ्वी पर बनी ये रेखाएं क्या लोगों ने आने जाने से मिट नहीं जाती होंगी। तो गुरुजी ने स्नेह भावपूर्ण से रेहाना को देखा और बोले ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी वस्तु का चित्र बना सकते हैं ठीक उसी प्रकार यह भी कल्पना की गई। पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वास्तव में कोई ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया है, बल्कि इस पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं, अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान का, देशांतर रेखाओं से हम समय एवं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मिलती हो तो उस स्थान की स्थिति का पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये तो हो गई देशांतर रेखाएं और इधर इधर जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है क्या है, अक्षांश रेखाएं। अब जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी कि मान लीजिए सोच के देखिए कि अगर किसी भी जगह का हमें प्लेस पता करना है, मान लीजिए इंडिया का हम लोग पता करना चाहते हैं कि विश्व में जो है वो इंडिया कहाँ पे है, तो पहले तो हम जानते हैं कि विश्व में इंडिया जो है वो किस गोलार्ध में है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो किस गोलार्ध में है। तो इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तो हम लोग जान गए कि इंडिया यहीं कहीं पे आएगा। उसके बाद अगर बात करें कि इंडिया की जो शुरुआत होती है वो 9 डिग्री अक्षांश से होती है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से क्या होता है, इंडिया की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे करते करते 9 डिग्री वाला एक अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। अब देखो अब तो हम लोग देख लिए कि इंडिया जो है यहाँ से शुरुआत होती है तो यहीं कहीं पे होगा, यानी कि इसी लाइन पे ये गोल में चारों तरफ कहीं ना कहीं पे होगा। अब अगर बात करें सोच के देखो कि अगर देशांतर रेखा का भी हमें ज्ञान हो जाए, अगर हमें देशांतर रेखा का भी ज्ञान हो जाए तो हम क्या है पता नहीं कर सकते हैं। तो जो इंडिया है वो 68 डिग्री देशांतर से शुरुआत होता है। कहाँ से होता है, 68। तो यहाँ पे 68 है। मान लीजिए यहाँ पे सोच के देखें कि ये 40 से 60 है ना, यहाँ है 68। तो यहाँ से इधर वाला जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट होगा। तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है वो इंडिया का किसी भी जगह का लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आसानी से किसी भी जगह को लोकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के कटिबंध। ये कटिबंध क्या होते हैं, तो क्या है कि गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। यानी कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही हम पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्क रेखा सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, कर्क वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क वृत्त। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है, इस जगह पे पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है बच्चों, इस जगह पे। इसलिए इस जगह को, इन दोनों को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध कहने का मतलब हुआ क्षेत्र। ऐसे आप समझ सकते हैं कि कटिबंध कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्षेत्र। और क्षेत्र उष्ण क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, उष्ण क्षेत्र। उष्ण मतलब क्या है, बहुत गर्मी वाला क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कर्क वृत्त से लेकर के मकर वृत्त के बीच वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंध क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ, अब यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, उष्ण कटिबंध की विशेषताएं क्या है, यहाँ क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ दिन और रात की स्थितियां सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने का मतलब क्या हुआ, लंबवत पड़ने का मतलब होता है एक होता है तिरछा, एक होता है तिरछा, एक क्या होता है बच्चों तिरछा, और एक होता है लंबवत। तो सोच के देखो, अगर सूर्य, कोई भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो लंबवत पड़ेगा तो बहुत ही कम जगह को घेरेगा, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो कम, बहुत ही कम जगह पे घेरेगा, और उसका जो तीव्रता होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब सूर्य की जो गर्मी है वो उस जगह पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे लंबवत किरणें पड़ती है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, वहीं तिरछे जहाँ पे किरणें पड़ती है वहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो उष्ण कटिबंध है वहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है। तो लंबवत पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है और यहाँ जाड़े में सर्दी। तो यहाँ पे गर्मी में क्या होता है, गर्मी रहता है। क्या होता है बच्चों, गर्मी में गर्मी रहता है, और जाड़े में क्या होता है, ठंड पड़ती है, और गर्मी में गर्मी रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दिन और रात की स्थितियाँ होती हैं परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती, यानी कि जो समशीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री है, कहाँ से कहाँ तक, 66.5 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध के बीच वाला ये वाला जो पार्ट होता है इसको समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी समशीतोष्ण, उत्तरी गोलार्ध में। और वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 डिग्री मकर वृत्त से लेकर के जो 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला जो पार्ट होता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी समशीतोष्ण के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत उष्ण कटिबंध में पड़ती है, ठीक उस प्रकार के यहाँ पे जो किरणें वो लंबवत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि दिन और रात की स्थितियां होती है परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। और यह 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी गोलार्ध वाला, ये वाला जो पार्ट है वो उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो पार्ट है वो दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको ठंड प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, शीत कटिबंध के। और यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर बर्फ ही बर्फ जमा हुआ रहता है, बहुत ठंड पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत नहीं पड़ के तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।